Hello everyone, welcome to my channel Psychologist Priya Bhargav. Today we are going to start Unit 4 Block 2 MPCE 031, that is MAPC second year students who have opted for Organizational Psychology. This video is for you guys. Any parts of this unit you will get the link in the description section, so kindly check the description section. Before starting, I would like to request you to please subscribe to my channel, press the notification bell and share this video with rest of the students so that everybody gets the benefit out of it. Now as you are seeing, there are two color highlights, pink and blue. Pink section will be covered in first part and blue section will be covered in second part. So let us start with today's topic. Unit 4 is organizational commitment. Organizational commitment से हम क्या समझते हैं, उसका मीनिंग क्या है, कौन कौन से थ्योरीज हैं जो इसके ऊपर बात कर रही हैं और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप का कमिटमेंट होता है. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, हम ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय की तरफ कमिटमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जो कमिटमेंट है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है ये बहुत बड़ा डिटर्मिनेंट होता है ये पता लगाने के लिए कि कोई भी एम्प्लॉय कितना अच्छा परफॉर्म करेगा, कितना इफेक्टिवनेस रहेगी उसके वर्क में. वो सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं अगर कोई भी एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कमिटेड होता है. सो जो एम्प्लॉय अगर डिससेटिस्फाइड है वर्क से तो वो क्या करेगा, लेस कमिटेड होगा, हमेशा जॉब को छोड़ने की कोशिश करेगा, है ना. ये देखेगा कि कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज दूसरी मिल रही हैं जहां वो जा सकता है. सो अगर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं होती तो वो क्या करता है, वो इमोशनली और मेंटली विड्रॉन हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन से. काम तो कर रहा होगा लेकिन मन लगा के नहीं करेगा, खुश होके नहीं करेगा, टेंट्रम्स शो करेगा, घर में भी करेगा. जैसे कि हमने पता था स्पिल ओवर होता है कि ऑफिस में अगर कोई टेंशन है तो घर पे हम एक्सप्रेस करते हैं और घर पे कोई टेंशन है तो ऑफिस पे एक्सप्रेस करते हैं. सो वो चीज़ें भी हमें देखने के लिए मिलेंगी. तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है एक इम्पॉर्टेंट एटीट्यूड है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है एम्प्लॉय के अंदर कैसे चल रहा है और वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रीब्यूट करता है. वो सारी चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं. सो नेक्स्ट टॉपिक है कमिटमेंट एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स. कमिटमेंट को कैसे हम डिफाइन करते हैं. कमिटमेंट वो ऑब्लिगेशन या एग्रीमेंट या प्लेज है जो हम किसी के साथ करते हैं या किसी चीज से करते हैं अपने फ्यूचर के लिए. तो कमिटमेंट आज के लिए नहीं होता है, कमिटमेंट आगे के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है. हमने किसी फ्रेंड से भी कर सकते हैं, रोमांटिक पार्टनर से भी कर सकते हैं, है ना, टीम से कर सकते हैं, स्कूल, जॉब, ऑर्गेनाइजेशन, किसी से भी. हम अपने खुद से भी कमिटमेंट करते हैं, अपने खुद के किसी ऐसी चीज को हम रख लेते हैं कि भाई ये हमारा एम है, हम उससे कमिटेड होते हैं. जैसे मैं वीडियोस बनाने के लिए कमिटेड हूँ, राइट. सो वो कमिटमेंट किसी भी चीज के लिए हो सकता है और किसी भी इंसान के लिए हो सकता है. और ये जब भी सेंस ऑफ कमिटमेंट होता है तो उसमें इंसान जो है वो उसके प्रिडिक्शंस हमें पता चल जाते हैं वो कितना कमिटेड है. हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं उसके बिहेवियर को कि वो आगे किस तरह का बिहेव करेगा अगर वो कमिटेड है किसी चीज़ के लिए. रिसर्चर्स एंड एम्प्लॉयर्स जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं हमेशा, बिकॉज उनको वो जानना चाहते हैं कि आगे अगर कोई एम्प्लॉय इस कमिटेड है, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट शो कर रहा है, सो उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो किस तरह से रिएक्शंस देगा हर चीज़ का. इसीलिए वो ज़रूरी होता है. और वर्क प्लेस में भी ये ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा अगर वो कमिटेड है तो. नाउ वर्कर कमिटमेंट जो है इसके ऊपर 25 वेज में हमने इसको डिफाइन किया है आज तक, लेकिन हम ये 25 वेज नहीं पढ़ने वाले हैं. हम सिर्फ इसकी डेप्थ में जाएंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे कुछ लोगों की डेफिनेशन के थ्रू. सो जो टाइप्स ऑफ वर्क कमिटमेंट है ना, वो उसमें बहुत सारी चीज़ें से हम उसको चेक कर सकते हैं. जैसे कि जॉब अटैचमेंट, जॉब से वो कितना अटैच्ड है. करियर सेलियंस, अपने करियर के लिए कितना डेडिकेटेड है. देन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट कितना है एंड वर्क एथिक्स उसके क्या है. इससे हमारा वर्क कमिटमेंट के ये टाइप्स हो सकते हैं, हम इन सब चीज़ों से जान सकते हैं. मैरो ने 1983 में प्रपोज किया था 5 प्रीडोमिनेंट टाइप्स ऑफ वर्क कमिटमेंट. 5 कौन कौन से वर्क कमिटमेंट के टाइप्स हैं उसके बारे में उन्होंने बताया था. वो क्या क्या है वो हम अब समझेंगे. नंबर 1,
इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वंस वर्क, अंदर से वो वर्क के बारे में क्या सोचता है। सेकंड, वंस करियर और प्रोफेशन, इंसान का कमिटमेंट अपने करियर और प्रोफेशन को लेकर। देन कमिटमेंट टू वंस पर्टिकुलर डेली जॉब, रोज का जो आपका काम है उससे आप कितने कमिटेड हो। डेली जॉब का आप समझ सकते हो, हाउस वाइफ का समझ लो फॉर एग्जाम्पल, वो सुबह से उठती हैं, पूरी फैमिली के लिए सब कुछ काम करते हैं, तो उनका वो डेली काम है, डेली का काम है, लेकिन वो हमेशा डेडिकेटेडली उठ रही हैं, तो वो उनका कमिटमेंट है, दैट इज वाई दे आर डूइंग इट, राइट। एम्प्लॉइज कमिटमेंट टू हिज और हर ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपका कमिटमेंट, वो एक और तरह का कमिटमेंट होता है। एंड देन कमिटमेंट टू वंस यूनियन, अपने कोई उन्होंने ग्रुप ज्वाइन किया या यूनियन बनाया, उसके लिए आपका कमिटमेंट। तो वर्क कमिटमेंट्स के टाइप्स बताएं। अच्छा, ये डेली जॉब में जो मैंने हाउसवाइफ का बोला है वो वर्क कमिटमेंट में ही आता है, क्योंकि वो काम कर रही हैं, राइट। और आप चाहो तो किसी जॉब से भी रिलेट कर सकते हो, या डेली आप जो भी एक्टिविटी करते हो उससे भी रिलेट कर सकते हो ना। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है ये एक ब्रॉड कंस्ट्रक्ट है, ये नैरो कंस्ट्रक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ब्रॉड कंस्ट्रक्ट क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे कि करियर कमिटमेंट आता है, जिसका मेन फोकस क्या होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। एंड ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो होता है उस वो सेंटर्ड होता है बिहेवियरल आउटकम के ऊपर, यानी कि किस तरह आप अगर कमिटेड हो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, तो आपका जो बिहेवियर है ना उसमें उसमें आपका परफॉर्मेंस दिखेगा, आपका आउटकम दिखेगा, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या कर रहे हो। सो ये सारी चीज़ों से हमें पता चल जाता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनली कमिटेड हो या नहीं हो। जब करियर कमिटमेंट की बात करते हो तो करियर कमिटमेंट मतलब ये आपका इंडिविजुअल है, आपके खुद के अपने प्रेफरेंसेस हैं, आपका ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आप खुद के लिए सोच रहे हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं सोच रहे हो। सो इसीलिए वो नैरो वाला होगा, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट होता है ये ब्रॉडर सेंस में माना गया है। नाउ कमिंग टू नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के बारे में हम बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है ना, ये एक ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट के लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। क्यों रहा है? कि दो प्राइमरी रीजंस है इसके पीछे। नंबर वन, एक तो ये ब्रॉड एटीट्यूडनल कंस्ट्रक्ट है, मतलब इसमें बहुत सारे एटीट्यूड्स हमें समझने के लिए मिलती है। दूसरा और इसी में ही आप ये भी समझो, फर्स्ट पॉइंट में ही आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी। आप चाहो तो इसको पॉइंटर डाल के भी फर्स्ट पॉइंट को डिफरेंट पॉइंट्स में भी ब्रेक कर सकते हो। ये थ्योरी बेस्ड है, थ्योरीज को लेके ही हम स्टडी करते हैं, हम ऐसे मनगढ़ंत कुछ भी नहीं बना रहे इसमें, इसीलिए। एंड जिसमें हमें किसी की भी इंटीग्रेटिव पोटेंशियल्स के बारे में पता चल जाता है, एम्प्लॉय की, एम्प्लॉय में भी किसी भी एम्प्लॉय की पता चल जाता है। और ये एक ज़्यादा मैनेजेबल है, मतलब हम ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को मैनेज कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं दूसरे टाइप के जो ऑर्गेनाइजेशनल एटीट्यूड्स हैं उनके कंपैरिजन में। दूसरा रीज़न क्यों ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट इसको पढ़ना चाहते हैं, ये ऑर्गेनाइजेशनल आउटकम के लिए एक फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है। यानी कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशनली कमिटेड है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के आउटकम के लिए में भी कोऑपरेट करेगा। सो इंडिविजुअल लेवल पे हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। कमिटमेंट जो है वो प्रिडिक्ट कर देता है कि किसी भी एम्प्लॉय का बिहेवियर किस तरह का होगा, उसका स्टाफ टर्नओवर कैसा हो सकता है, एब्सेंटिज्म कितना होगा, ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप उसमें कितनी है, एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर्स या परफॉर्मेंस कैसी है। इन सब चीज़ों से हम पता लगा लेते हैं कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है या नहीं है। तो ये सारे के सारे कंस्ट्रक्ट्स हैं जिनको हम आइडेंटिफाई करके पता लगा सकते हैं। अगर कमिटमेंट हाई है किसी भी इंडिविजुअल का, तो आप देखेंगे उसके एक्शन से कस्टमर सेटिस्फैक्शन इंप्रूव होगा, सेल्स भी अचीव की जा पाएंगी। नाउ डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, हम ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं? ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है वो उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किसी भी इंडिविजुअल की वो फीलिंग जो वो पूरे एज अ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचता है। ये एक साइकोलॉजिकल बॉन्ड होता है किसी भी एम्प्लॉय का अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये भी देखा गया है कि अगर कोई कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन से तो वो ऑर्गेनाइजेशन की जो गोल्स और वैल्यूज है उससे उसकी कंग्रुएंस रहेगी, मतलब वो वही गोल्स और वैल्यूज रखेगा जो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स एंड वैल्यूज है। अपने बिहेवियर में इन्वेस्टमेंट करेगा, मतलब वो इस तरह के बिहेवियर शो करेगा जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेटर है और ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड रहेगा। दो बेसिक अप्रोचेस इसके ऊपर आई हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को स्टडी करने के लिए।
कि हम समझे कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होता क्या है. सो एक तो जो स्टडी आई है वो एटीट्यूडनल अप्रोच है, और दूसरी जो अप्रोच है वो है बिहेवियरल अप्रोच. एक बार मैं फिर से रिपीट करूंगी सो दैट क्लैरिटी हो जाए. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को स्टडी करने के लिए 2 अप्रोचेस आई हैं. नंबर 1 एटीट्यूडनल अप्रोच एंड सेकंड इज बिहेवियरल अप्रोच. इन दोनों को हम वन बाय वन समझेंगे. पहला आ गया एटीट्यूडनल अप्रोच. एटीट्यूडनल अप्रोच नाम से ही पता चल रहा है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को हम इस तरह से देख सकते हैं कि अगर इंसान का पॉजिटिव ओरिएंटेशन है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जो उसका अफेक्टिव अटैचमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन के गोल एंड वैल्यूज के साथ होगा, और वो ऑर्गेनाइजेशन के सेक के लिए किसी भी हद तक जाएगा. अब पोर्टर एट एल ने एक और ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट के बारे में बताया था. उन्होंने बताया था कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट होती है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ होती है इंडिविजुअल की आइडेंटिफिकेशन की. सो लेट मी रीड ये, क्योंकि ये इन्होंने वर्ड टू वर्ड समझना जरूरी होता है इसको. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट इज द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एन इंडिविजुअल्स आइडेंटिफिकेशन विद एन इन्वॉल्वमेंट इन दी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन. वो कितना अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई करता है एम्प्लॉय, और कितना वो ऑर्गेनाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, वो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट माना गया है एज पर पोर्टर एट एल. 1974 की डेफिनेशन है. फिर मॉडे, स्टीयर्स एंड पोर्टर ने 1979 में एक और चीज स्टेट की थी. उन्होंने क्या बोला था, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट जो है वो रिप्रेजेंट करती है इंडिविजुअल का वो स्टेट जहां पे वो आइडेंटिफाई करता है ऑर्गेनाइजेशन से, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स एंड विशेस को मेंटेन करने के लिए उसकी मेंबरशिप को रिटेन करता है. मतलब ऑर्गेनाइजेशन में रहता है और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के और विशेस को मेंटेन करने की कोशिश करता है, सो दैट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स तक पहुंच सके. नाउ ये जो जितने भी ऑथर्स हमने अभी पढ़े ऊपर, उनकी जो डेफिनेशंस थी उसमें 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की है. नंबर 1 स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज एंड गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन की जो वैल्यूज एंड गोल्स है उसमें स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखना और उसको एक्सेप्ट करना. सेकंड जो हमने डेफिनेशन में पॉइंट पढ़ा वो पढ़ा विलिंगनेस टू एक्सर्ट कंसिडरेबल एफर्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ में कंसिडरेबल विलिंगनेस दिखाना और कंसिडरेबल एफर्ट्स दिखाना. थर्ड जो हमने पढ़ा वो स्ट्रॉन्ग डिजायर टू मेंटेन मेंबरशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन. उनमें इच्छा होती है कि वो ऑर्गेनाइजेशन की मेंबरशिप को मेंटेन करके रखें, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के साथ चलें. नाउ ये कमिटमेंट रिलेटेड बिहेवियर अप्रोच, अब हम यहाँ पे 2 अप्रोचेस पढ़ रहे थे. एक हमने एटीट्यूडनल अप्रोच पढ़ी थी, एक हमने बिहेवियरल अप्रोच के बारे में बात की थी, है ना. 2 अप्रोचेस हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के. अभी ये हमने एटीट्यूडनल अप्रोच के बारे में सब कुछ पढ़ा. अब हम बिहेवियरल अप्रोच के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो कमिटेड रिलेटेड बिहेवियरल अप्रोच जो है वो बिहेवियरल पैटर्न को फोकस करती है कि कैसा कोई अगर ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को शो कर रहा है तो उसका बिहेवियर कैसा होगा ऑर्गेनाइजेशन के टूवर्ड्स. सो ये हम देखेंगे कि वेइनर एंड गुचमैन ने उन बिहेवियर्स के बारे में बात की है जो कोई एम्प्लॉय शो करेगा. वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होंगी. इट शुड रिफ्लेक्ट पर्सनल सेक्रीफाइसेस मेड फॉर द सेक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. वो पर्सनल सेक्रीफाइसेस करेगा. सपोज उसके घर में जल्दी जाना है लेकिन वो फिर भी अपना टाइम पूरा करके ही जाएगा क्योंकि वो कमिटेड है ऑर्गेनाइजेशन के लिए. फिर इट शुड शो परसिस्टेंस. द बिहेवियर शुड नॉट डिपेंड प्राइमरीली ऑन एनवायरमेंटल कंट्रोल सच एज रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट. उसको फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने जो बिहेवियर शो किया है ऑफिस में उससे रिवार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कहीं पनिशमेंट, वो पनिशमेंट एंड रिवार्ड से परे होके परसिस्टेंट शो करेगा. वो इन एनी सिचुएशंस वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ बना रहेगा, चाहे कभी कभी उसकी बेइज्जती भी हो जाएगी. बेइज्जती इन द सेंस पनिशमेंट मिल जाएगी गलत करने पर, लेकिन फिर भी वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कमिटेड रहेगा. Third point should indicate a personal preoccupation with the organization such as devoting a great deal of personal time to organization related actions and thoughts. वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में घर जाके भी सोचेगा, थोड़ा वर्क करेगा जैसे कि उसकी खुद की कंपनी है, इस तरह से उसका डेडिकेशन दिखाई देगा, अपना पर्सनल टाइम भी देगा ऑर्गेनाइजेशन को. तो ये इसको हम बोल सकते हैं ओवर मैनिफेस्टेशन ऑफ कमिटमेंट. ये एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर के अंदर आता है कि वो जरूरत से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहा है. तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट है उसको हम ऐसे देख सकते हैं. नंबर 1 विलिंगनेस ऑफ एन इंडिविजुअल टू आइडेंटिफाई विद
and desire not to leave an organization for selfish interest or marginal gains. किसी इंडिविजुअल की विलिंगनेस कि वो अपने जो गोल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के गोल से आइडेंटिफाई करे, ऑर्गेनाइजेशन की जो डिज़ायर्स है उससे आइडेंटिफाई करे और कंपनी को कभी ना सोचे अपने खुद के गेन्स के चक्कर में या अपने इंटरेस्ट के चक्कर में, अपने मतलब के लिए. सेकेंड, डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू द इफेक्टिवनेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकता है उसमें कंट्रीब्यूट करने की इच्छा रखता है. देन विलिंगनेस टू मेक पर्सनल सेक्रीफाइस टू परफॉर्म बियॉन्ड नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस एंड टू एंड्योर डिफिकल्ट टाइम्स विद एन ऑर्गेनाइजेशन. ऑर्गेनाइजेशन को मुसीबत में भी ना छोड़े और अपना पर्सनल सेक्रीफाइसेस भी करे, नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा वो काम करके बताए ऑर्गेनाइजेशन के लिए. देन बिलीव इन एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस वैल्यूज एंड गोल्स. ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज एंड गोल्स को एक्सेप्ट करना, उस पर बिलीफ रखना कि हाँ यही है, यही सही है. तो ऑर्गेनाइजेशन की कमिटमेंट की डेफिनेशन में ये 4 पॉइंट्स आ जाएंगे. यहाँ पे भी कुछ कुछ इसी से सिमिलर पॉइंट दिए हुए हैं. तो आप एग्जाम में अगर ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट पूछते हैं तो आप इस तरह से दे सकते हैं, फ्लो चार्ट बना सकते हैं. जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट 2 सेक्शन में डिवाइड किया. एटीट्यूडनल, बिहेवियर. एटीट्यूडनल में ये वाले सेक्शन का पूरा समरी लिख दिया एंड बिहेवियरल में ये वाला पूरा का समरी लिख दिया. तो इसमें भी देखो जो एटीट्यूडनल है उसमें भी इन्होंने पॉइंटर डाले हैं और जो बिहेवियरल है उसमें भी इन्होंने पॉइंटर्स डाले हैं. तो ऐसे करके आपका पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप बना सकते हैं. नाउ कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के जो कंपोनेंट्स है उनके बारे में बात की गई थी और ओ रेले चैटमैन ने कंसेप्चुअलाइज किया था ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट को एज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट जो डेवलप होता है जिसमें 3 डायमेंशंस आते हैं. ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट के जो 3 डायमेंशन है वो कौन कौन से हैं? इंटरनलाइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, कंप्लायंस. सो अब इनके है ना आगे इन्होंने डिटेल भी दिए हैं, वो भी हम समझेंगे. पहले हम इसको देखते हैं जो इन्होंने दिया था. पहला क्या था? इंटरनलाइजेशन. इंटरनलाइजेशन का क्या मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय है किस एक्सटेंट तक ये फील करता है कि उसका वैल्यूज एंड मिशन जो है वो सेम है एज दैट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो मतलब उसने ऑर्गेनाइजेशन के एम एंड गोल को अपनी लाइफ का एम एंड गोल बना लिया है. इसको बोलते हैं इंटरनलाइजेशन. समा जाना ऑर्गेनाइजेशन में, खुद ही समझना कि मेरा ही ऑर्गेनाइजेशन है वैसा. देन आइडेंटिफिकेशन. जब एम्प्लॉय का जो डिजायर होता है वो यही होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है और लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यू को इंटरनलाइज नहीं करता. मतलब वो ये नहीं सोचता है कि वो जो वैल्यूज है वो मेरी खुद की वैल्यूज है. वो एक्सेप्ट नहीं करता उन चीजों को, लेकिन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है. थर्ड है कंप्लायंस. जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को एक्सेप्ट तो करता है अपनी पर्सनल गेन के लिए, लेकिन इंटरनलाइज नहीं करेगा. अब वो सिर्फ क्योंकि उसको सैलरी मिल रही है, उसका काम निकल रहा है, इसीलिए वो उनकी वैल्यूज को एक्सेप्ट करके काम जरूर करेगा, एक्सेप्ट भी करेगा, लेकिन वो खुद की वैल्यूज नहीं मानेगा उसको, वो अपनी खुद की अलग वैल्यूज रखेगा. सो ये फर्क है कि वो किस तरह से करता है. पहले में क्या था कि वो वैल्यूज एंड गोल्स को अपना खुद का मान रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन का है. फिर इसमें जो उसके एम्प्लॉय के डिजायर हैं उसको वो ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट कर रहा है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है. इसमें कंप्लायंस में क्या हो रहा है? एम्प्लॉय जो है ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज को एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन वो इंटरनलाइज नहीं कर रहा है. वो सेम वैल्यूज नहीं है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन की है. ये ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ ये वाला मॉडल, आपको ये ध्यान रखना है. तो इस मॉडल का ऐसा कोई इन्होंने नाम भी नहीं बताया, इन्होंने बस बोला अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट, साइकोलॉजिकल अटैचमेंट एंड डेवलपमेंट, अ मॉडल 3 डायमेंशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट. तो इसमें इन्होंने कोई मॉडल का नाम नहीं दिया, तो अब मैं भी नहीं बता सकती कि इसके मॉडल का क्या नाम है, बट ये ज्यादा पॉपुलर नहीं था. नाउ नेक्स्ट जो मॉडल आया वो मेयर एंड एलन का आया 1991 में, जो बहुत पॉपुलर हुआ और वैलिडेट भी किया गया मल्टी डायमेंशनल मॉडल के तौर पे. सो इसके जो 3 कंपोनेंट्स थे मेयर एलन के, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट मॉडल, इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट मॉडल. सो इसमें अफेक्टिव, कंटिन्यूएंस, नॉर्मेटिव, ये 3 कंपोनेंट्स के बारे में बात की गई है. सो अफेक्टिव कंपोनेंट क्या कहता है?
a feeling of emotional attachment demonstrated in the state of I work here because the people are great and work is fun. So जो जिनका affective attachment होगा, affective commitment होगा organization के साथ, वो उसमें इंसान ऐसा सोचेगा कि मुझे यहाँ मज़ा आता है काम करने में, ये मैं बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के, मैं यहाँ काम करता हूँ, मतलब उसको इमोशनल अटैचमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन से। दूसरा जो कमिटमेंट का टाइप है वो है कंटिन्यूएंस कमिटमेंट। कंटिन्यूएंस कमिटमेंट में क्या है, फीलिंग दैट costs of living are too high and it is too much trouble to go somewhere else। जब उसको ये लगता है कि भाई इसके अलावा मैं कहीं और जा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। सो इसमें स्टेटमेंट क्या देगा इंसान, I would leave if I knew I could get another job that paid as much। तो मैं छोड़ देता है कंपनी अगर मुझे इससे ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये कंटिन्यूएंस हो गया। थर्ड हो गया नॉर्मेटिव कमिटमेंट। नॉर्मेटिव कमिटमेंट क्या है, फीलिंग ऑफ ऑब्लिगेशन, कि भाई मैं यहाँ पे काम करता हूँ इसलिए आई नीड टू बी ऑनेस्ट विद द कंपनी। ठीक है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन इंसान के अंदर होता है। किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ ज़्यादा होता है, किसी में कुछ कम होता है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम क्या है, कॉम्पोनेंट, 3 कॉम्पोनेंट्स। इसको इन्होंने ऐसे नहीं बोला कि 3 टाइप्स, इन्होंने बोला 3 कॉम्पोनेंट्स, मतलब इन तीनों का कॉम्बिनेशन भी किसी के अंदर होता है और किसी के अंदर 2 का कॉम्बिनेशन होगा, किसी के अंदर अगले 2 का होगा, लाइक कंबाइंड है, ये सिंगल नहीं होता। नाउ अफेक्टिव कमिटमेंट के बारे में इन्होंने और डिटेल में दिया है कि एम्प्लॉय का जो परसेप्शन होता है ना, वो उसका इमोशनल अटैचमेंट होता है, उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, उसका इन्वॉल्वमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ और ऑर्गेनाइजेशन के गोल के साथ। और ये कैसे इंड्यूस होता है इंडिविजुअल में ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जब ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज जो होती है उसके साथ उसकी कंग्रुएंसी हो जाती है। सो ये बहुत नेचुरल हो जाता है इंडिविजुअल के लिए कि वो इमोशनली अटैच हो जाए टाइम के साथ ऑर्गेनाइजेशन से, जब वो देखता है सेम वैल्यूज है जो वो रखता है खुद की वैल्यू, और वो मेंबरशिप कंटिन्यू करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इससे क्या होता है, इंट्रिंसिकली रिवार्डिंग होता है ये एम्प्लॉय के लिए, मतलब उसको कहीं से बाहर से रिवार्ड की जरूरत नहीं है, वो ऐसे ही खुश है कंपनी के साथ। सो जो जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें देखेंगे वो क्या देखेंगे, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी, आइडेंटिटी, स्किल्स वेराइटी एंड फीडबैक। ये कंसर्न करेंगे एम्प्लॉय जॉब परफॉर्मेंस, परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट एंड डिपेंडेंस। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई देंगी जब जो भी इस कैटेगरी में लाई करेगा, इफेक्टिव कमिटमेंट पे लाई करेगा। सो इन्होंने यहाँ पे परसीव्ड ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट और डिपेंडेंस के बारे में यहाँ पे ब्रैकेट में इन्होंने दिया है कि जो ऑर्गेनाइजेशन जब कंसीडर करता है उस एम्प्लॉय के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या है, जब भी वो डिसीजंस लेता है, तो उसकी वजह से एम्प्लॉय जो है उनका अटैचमेंट होना पॉसिबल है, क्योंकि जब वो देख रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन हमारे भी इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है। सो जो एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस एंड वर्क एनवायरनमेंट के बारे में जब ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है तो एम्प्लॉय भी सोचता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सो जो एम्प्लॉय है वो कितने डिग्री तक गोल सेटिंग और डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होता है, ये भी हम इसमें नोटिस करते हैं। तो ये सारे जो कॉमा लगा के चीज़ें दी हैं, ये सारे बिहेवियर्स हैं जो आप नोटिस करेंगे इसमें। नाउ कंटिन्यूएंस कमिटमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि एम्प्लॉय जो है वो ये सोचता है कि ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ, क्योंकि और कहीं ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं। तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन में इसीलिए ही बन रहा है क्योंकि उसका उसको बहुत सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन से बेनिफिट्स मिल रहे हैं, जैसे कि नॉन ट्रांसफरेबल इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं, क्लोज वर्किंग रिलेशनशिप है को वर्कर के साथ, रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें, एंड देन कैरियर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और जॉब स्किल्स सीखने के लिए मिल रही हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में। सो बहुत टाइम तक वो इसी ऑर्गेनाइजेशन में बना हुआ है और अब उसकी इन्वॉल्वमेंट हो गई है पूरी कम्युनिटी से। सो दैट इज़ वाई वो सारे बेनिफिट्स की वजह से ये उसके लिए मुश्किल हो जाता है कि इस कंपनी को छोड़ के कहीं और जाए। थर्ड है नॉर्मेटिव कमिटमेंट। नॉर्मेटिव कमिटमेंट में जो एम्प्लॉय है उसके परसेप्शंस ऑब्लिगेशन के तौर पे आते हैं, यानी कि एक जनरलाइज्ड वैल्यू है लॉयल्टी एंड ड्यूटी की, कि भाई मैं जिसके साथ भी एसोसिएट रहूंगा, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन चाहे दूसरा, लेकिन मैं लॉयल रहूंगा और कमिटेड रहूंगा जब तक मैं उसके साथ हूँ। जैसे कि हम फैमिली के साथ होते हैं, हाँ, मैरिजेस में लोग रहते हैं, कंट्री रिलीजन को लेकर होते हैं, ऐसी एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होते हैं। तो जो सोशलाइजेशन है
होता है इसकी वजह से, और वो एक डिवोशन की तरह से आता है इंस्टीट्यूशन के लिए। तो इंडिविजुअल्स जो है वो कमिटमेंट बिहेवियर सोली शो करते हैं ऑल बिकॉज वो उनका मॉरल्स है, वो उनको ये लगता है ये चीज़ ये सही है, और ये वाकई सबसे बेस्ट तरीका है कहीं काम करने का। मॉरल ऑब्लिगेशन की वजह से वो उस एक्सटेंट तक जाते हैं अपनी कंपनी के लिए जो उनको लगता है कि ये सही होगा। 3 टाइप्स ऑफ कमिटमेंट्स जो हमने ऊपर पढ़े हैं ये साइकोलॉजिकल स्टेट्स है एक तरह के, और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें पता चलता है जब वो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन से अटैच होता है। तो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका स्ट्रॉन्ग अफेक्टिव कमिटमेंट हो सकता है जबकि ऑर्गेनाइजेशन के साथ, क्योंकि वो ऐसा ही चाहता है, उसका स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूएंस भी हो सकता है उस कंपनी के साथ बिकॉज उसको करना पड़ेगा ऐसा, क्योंकि और ऑप्शन नहीं है। एंड नॉर्मेटिव कमिटमेंट तब होता है जो वो सोचता है कि ऐसा ही होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ों में ये फ़र्क है। सो कोई भी कमिटेड एम्प्लॉय होता है ना वो हमेशा ऑर्गेनाइजेशन के साथ रहेगा, उसके वर्क को रेगुलरली अटेंड करेगा, अपना फुल डे उसमें स्पेंड करेगा और उससे ज़्यादा भी कर सकता है, कॉर्पोरेट एसेट्स को प्रोटेक्ट करेगा और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे बिलीव रखेगा। तो एम्प्लॉय पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। नाउ जो अफेक्टिव, जैसे मैंने बताया ये तीनों जो कंपोनेंट है ये टाइप्स नहीं है, ये कंपोनेंट्स है। तो इनका तीनों का डिफरेंट वेरिंग डिग्रीज में किसी एक एम्प्लॉय के अंदर हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। सो इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए कि हो सकता है कोई एम्प्लॉय जो है वो दोनों स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट तो फील करता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेकिन सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन भी फील करता है। ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉय है वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करना पसंद करता है क्योंकि वो, और दूसरा वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ भी नहीं सकता क्योंकि उसके लिए इकोनॉमिकली मुश्किल हो जाएगा। थर्ड ऐसा एम्प्लॉय भी हो सकता है जो उसका डिजायर नीड्स तो हैं साथ में उसका ऑब्लिगेशन भी है एम्प्लॉयर के लिए। नाउ जो लास्ट टॉपिक है आज के वीडियो का वो है ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन। दोनों में डिफरेंस होता है। ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप सोचे कि ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन सेम चीज़ है तो ऐसा नहीं है, दोनों में डिफरेंस है क्योंकि ये पॉइंट में दिया है तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। जो जॉब सेटिस्फेक्शन होता है ना वो या तो हम किसी एक जॉब से सेटिस्फाई होते हैं या जॉब के एक एस्पेक्ट से, या उसको फैसेट भी कहते हैं, उससे सेटिस्फाई होते हैं। जबकि कमिटमेंट जो होती है वो ग्लोबल रेस्पॉन्स है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, मतलब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन से ही आप कमिटेड हो सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर जॉब के एस्पेक्ट से नहीं हो सकते हो। सो ये फर्क है। सेकंड, जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो माइक्रो वर्क एटीट्यूड है, और जो ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट है ये मैक्रो लेवल एटीट्यूड है वर्क का। सेकेंड पॉइंट है जो जॉब सेटिस्फैक्शन है वो अफेक्टिव रेस्पॉन्स है किसी के जॉब के लिए, मतलब हाउ यू आर इमोशनली फीलिंग अबाउट द जॉब। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है ये एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ के अंदर आता है जहाँ पे वो ऑर्गेनाइजेशन से आइडेंटिफाई करता है। तो ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो मोर कंसिस्टेंट है एज कम्पेयर टू जॉब सेटिस्फैक्शन ओवर टाइम, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन से तो लंबे टाइम तक कमिटेड रहते हो। जॉब सेटिस्फैक्शन आपको कभी होता है कभी नहीं होता, ये फ्लक्चुएट करता है। थर्ड पॉइंट है जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है वो इमीडिएट अफेक्टिव रिएक्शन है जॉब या जॉब फैसेट का, यानी कि आपको कोई जॉब मिला, हो सकता है आपको बहुत पसंद आए, हो सकता है आपको नहीं पसंद आए, तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। या जॉब के एक एस्पेक्ट को आप पसंद ना करो और उसके बाद फिर वो थोड़ी देर बाद हो सकता है आप उससे न्यूट्रल हो जाओ, आपको अब असर नहीं पड़ता, शुरू में पड़ रहा था अब नहीं पड़ता। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो धीरे धीरे डेवलप होता है, वो एकदम से डेवलप नहीं होता। जब आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लगते हो धीरे धीरे आप पढ़ते खुलती है ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपको समझ में आता है कि किस तरह का है और उस तरह से आप फिर कमिटेड होते हो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो ये एक आपको फर्म अंडरस्टैंडिंग होती है। जबकि जॉब में इमीडिएटली आपको पता चल जाता है क्या है क्या नहीं है, उसके फैसेट्स के बारे में इमीडिएटली पता चल जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स एंड वैल्यूज़ जो होती है, परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशंस जो हम ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं, उसके कंसिक्वेंसेस जो होते हैं, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ये मेंबरशिप को मेंटेन करने का चीज़ है, मतलब जो भी आपने कंपोनेंट पढ़े थे ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट में वो सारी चीज़ें। लास्ट पॉइंट है जॉब सेटिस्फेक्शन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है ये बहुत तरीके से वेरी करते हैं। किस तरह से आपका वर्क बिहेवियर होगा, आपका टर्नओवर स्पेशली कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। देन जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो टर्न ओवर इंटेंशन से को रिलेटेड है। अगर आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है आप छोड़ दोगे जॉब। ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट जो है वो स्ट्रांगली को रिलेटेड है टर्न ओवर से, क्योंकि अगर आपका कमिटमेंट
कमिटमेंट है ऑर्गेनाइजेशन से तो आप जॉब नहीं छोड़ोगे. सो इस तरह से ये रिलेटेड है. तो ये 4 पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन कमिटमेंट एंड जॉब सेटिस्फेक्शन का. ये एग्जाम में पूछ सकते हैं. आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा इस यूनिट 4 ब्लॉक 2 MPC 031 का. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर. प्रेस द नोटिफिकेशन बेल. Thanks for watching. Take care of yourself. Bye bye.